स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा हम करेंगे शब्द रूप। तो शब्द रूप में क्या होता है, विभक्तियों का ध्यान देना होता है और वचन का ध्यान देना होता है। जैसे विभक्तियों में होता है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। और वचन होते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। वचन कितने होते हैं? 3। संस्कृत में कितने होते हैं? 3। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। संस्कृत में तो 3 वचन होते हैं और हिंदी में कितने वचन होते हैं? 2। एक वचन और बहुवचन। तो इसमें हम बालक शब्द रूप करेंगे, जो कि अकारांत है। बालक अकारांत और पुल्लिंग शब्द है। बालक शब्द क्या है? अकारांत और पुल्लिंग। तो इसको देखिए किस प्रकार से याद करते हैं। बालकः, बालकौ, बालकः, ये है प्रथमा विभक्ति के अंदर। कैसे लर्न किया जाएगा इसको? बालकः, बालकौ, बालकः। बालक ने, एक बालक ने, बालकौ 2 बालकों ने, और बालकः अनेक बालकों ने, बालकों ने। इसमें 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 5 भी, 20 भी, 50 भी, कितने भी हो सकते हैं बहुवचन के अंदर। मतलब कि 2 या 2 से अधिक वे बहुवचन के अंदर आएंगे। तो प्रथमा में क्या बना? बालकः, बालकौ, बालकाः। अब द्वितीय में देखिए, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकम। अब इसमें बालक को अर्थ बनेगा इसका, बालक को, बालकौ, बालकों, 2 बालकों को, 2 बालकों को, और बालकान 3 या उससे अधिक बालकों को। तृतीया में बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै, बालकेन बालक से, के द्वारा, बालकाभ्याम 2 बालकों के द्वारा या 2 बालकों से, बालकै अनेक बालकों से या अनेक बालकों द्वारा। चतुर्थी विभक्ति बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। चतुर्थी विभक्ति के लिए होता है चिन्ह के लिए। बालक के, एक बालक के लिए, बालकाभ्याम 2 बालकों के लिए, और बालकेभ्यः अनेक बालकों के लिए। पंचमी विभक्ति बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। बालकात् एक बालक से अलग होने के बारे में होता है ये से चिन्ह। बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः एक बालक से, 2 बालकों से और अनेक बालकों से। ये डर, भय या जुदाई के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। बालकस्य, षष्ठी में देखिए, बालकस्य, बालकयोः, बालकानां। बालक के, एक बालक के, 2 बालकों के और अनेक बालकों के। एक बालक के, 2 बालकों के, अनेक बालकों के। सप्तमी विभक्ति बालके, बालकयोः, बालकेषु। एक बालक में पे पर आता है इसमें चिन्ह। एक बालक में, बालकयोः 2 बालकों में, और सप्तमी विभक्ति के अंदर आता है। इसके बाद है संबोधन। हे, एक बालक के लिए संबोधन किया गया, 2 बालकों को संबोधित किया गया बालकौ के द्वारा और बालका के द्वारा। जो ये हमारी प्रथमा, द्वितीय, तृतीय विभक्ति होती हैं, इन्हीं को कारक कहते हैं।
प्रथमा विभक्ति को कर्ता कारक कहते हैं, द्वितीय विभक्ति को कर्म कारक, तृतीय विभक्ति को संप्रदान कारक, पंचमी विभक्ति को अपादान कारक कहते हैं और षष्ठी विभक्ति को संबंध कारक कहते हैं और सप्तमी विभक्ति को क्या कहते हैं? अधिकरण कारक। और संबोधन तो संबोधन होता ही है। तो ये कारकों को ही संस्कृत में विभक्ति के नाम से नहीं, इसमें हिंदी करने में लगाए जाते हैं। जैसे ने, को, से, के लिए, से अधिकरण में मे पे पर ये चिन्ह उसमें हिंदी वाले हिंदी करने में लगाए जाते हैं, कारक वाले चिन्ह। लेकिन संस्कृत में क्या हो जाता है, इसमें विभक्ति लगती है, उसमें तो जैसे ने चिन्ह लगा दिया, यहाँ पर ने चिन्ह लगाया नहीं है, बल्कि बालक के बाद विसर्ग आ गई है, कारक एक वचन का बोध कराएगा। ऐसे ही बालकम में को चिन्ह लगाया नहीं है, बालक के बाद अम लग गया, तो ये द्वितीय विभक्ति का बोध करवा रहा है। और ऐसे ही तृतीया चतुर्थी में जो ये विभक्तियां लगी हैं, ये कारकों की आगे समझ में। अब आगे देखिए नीचे पुल्लिंग अकारांत वाले नर्प शब्द रूप जो दिया गया है, नर्प का अर्थ होता है राजा, नृप का अर्थ क्या होता है? राजा। और अकारांत पुल्लिंग है ये। अकारांत पुल्लिंग में इसमें क्या कर रखा है, बीच बीच में फील करने के लिए जगह छोड़ रखी है, तो वो आपको फील करना है, ठीक है। और इसमें फील किया हुआ है, तो आप देख लीजिए, इसमें भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और विभक्तियां हैं प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। जैसे देखिए प्रथमा के अंदर निरिपः, निरिपौ, निरिपः। अब द्वितीय में एक वचन खाली छोड़ दिया इन्होंने, निरपौ, निरपान, द्विवचन और बहुवचन दे दिया, तो यहाँ आपको स्वयं फील करना था निरिपम, ठीक है। अब तृतीय में नृपेण और आगे दोनों फील करने के लिए खाली छोड़ दिए हैं, तो यहाँ फील करना था तृतीय द्विवचन बहुवचन में निरिपाभ्याम, निरिपई। चतुर्थी में निरिपाए, निरिपाभ्याम, निरिपेब, इन्होंने ये दे रखा है द्वितीय और बहुवचन, तो आपको एक वचन फील करना है निरिपाए। पंचमी में निरिपात, आगे दोनों खाली हैं, तो यहाँ आएगा निरिपाभ्याम और निरिपेभ्य। षष्ठी में एक वचन में आएगा, जो खाली छोड़ रखा है इन्होंने, नृपस्य। द्वितीय में द्विवचन में नृपयो और बहुवचन में नृपाणाम। और सप्तमी विभक्ति में एक वचन में नृपे, द्विवचन में नृपयो और बहुवचन में नृपेशु। अब संबोधन में हे नृप, हे नृपौ, हे नृपः। दोबारा देखिए, ये नृपः बालक की तरह पूरा फील होने के बाद हो गया है, तो बालक की तरह ही बोला जाएगा, नृपः, नृपौ, नृपः, नृपम, नृपौ, नृपान, नृपेण, नृपाभ्याम, नृपै, नृपाय, नृपाभ्याम, नृपेभ्य, नृपात, नृपाभ्याम, नृपेभ्य, नृपस्य, नृप्यो, हे नृपो, हे नृपः। अब नीचे समान शब्द दे रखे हैं, राम, देव, बाल, गज, वृक्ष, नृप, कंदुक, सिंह आदि। तो इनके भी ये सभी क्या है? अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। क्या है ये सभी? अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। तो इनको इसी के समान बोला जाएगा और लिखा जाएगा। जैसे गज है, गज को हम कैसे लिखेंगे, कैसे बोलेंगे? गज है, गजौ, गजः, गजम, गजौ, गजान, गजेन, गजाभ्याम, गजहि, गजाय, गजाभ्याम, गजेभ्य, गजात, गजाभ्याम, गजेभ्य, गजस्य, गजयो, गजानाम, गजे, गजयो, गजेशु, हे गज, हे गजौ, हे गजा। ठीक है। अब देख लो, नीप की तरह या बालक की तरह ही गज का शब्द रूप बोला गया है। इसी तरह से दे रखे हैं, जो है कि मेरे ख्याल में 4 8 होंगे, 8 हैं ये।
तो ये 8 के 8 इसी की तरह होंगे। तो आप इनको बालक शब्द रूप को लर्न करके और नृप शब्द रूप को लर्न करके इन्हीं की तरह राम, देव आदि इन शब्द रूपों को आप रफ नोटबुक में, जो संस्कृत की आपकी प्रैक्टिस नोटबुक मैंने बोली है, प्रैक्टिस नोटबुक में आपने इनको लिखना है। संस्कृत की एक 6th क्लास में अभी नहीं बोली थी मैंने, 6 आज शायद पहली बार ली है। तो 6th क्लास के बच्चे भी बेटा संस्कृत की प्रैक्टिस नोटबुक लगा लेना और उसमें लर्न करके इनको समान शब्दों को भी लिखने की प्रैक्टिस करना। अब देखिए नेक्स्ट, बालिका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। बालिका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें भी वही 3 वचन हैं और विभक्तियां दे रखी हैं। तो प्रथमा विभक्ति के अंदर क्या बनेगा? बालिका का बालिका, बालिके, बालिका। द्वितीय के अंदर बालिकाम, बालिके, बालिका। तृतीय के अंदर बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिका भी। चतुर्थी के अंदर बालिकाए, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। पंचमी के अंदर बालिकायाः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। षष्ठी के अंदर बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानां। सप्तमी के अंदर बालिकायाम, बालिकयोः, बालिकासु। संबोधन के अंदर हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका। अब एक लड़की ने, एक बच्ची ने या बालिका ने, 2 बालिकाओं ने, अनेक बालिकाओं ने, ये प्रथमा के अंदर आ गया। द्वितीय के अंदर एक बालिका को, 2 बालिकाओं को, अनेक बालिकाओं को। तृतीय के अंदर भी ऐसे एक बालिका से, 2 बालिकाओं से, अनेक बालिकाओं से। तो जिस प्रकार बालक शब्द रूप के अंदर विभक्तियों के द्वारा मैंने कारक चिन्हों के द्वारा आपको इनकी हिंदी करके बताई थी, वैसे ही इनकी भी वही विभक्तियां वही कारक चिन्ह लगेंगे और इनकी विभक्तियों के अंदर थोड़ा सा अकारांत के अंदर अकारांत और आकारांत के अंदर थोड़ा सा अंतर है। तो आपको इनको अच्छे से लर्न करना है। एक बार फिर मैं आपको बोल के दिखा देती हूँ। बालिका, बालिके, बालिकाः। बालिकां, बालिके, बालिकाः। बालिकया, बालिकाभ्यां, बालिकाभिः। बालिकाए, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः। बालिकायाः, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः। बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानां। बालिकायां, बालिकयोः, बालिकासु। हे बालिके, हे बालिके, हे बालिकाः। अब इसमें भी नीचे लता शब्द रूप दे रखा है। लता का अर्थ होता है बी। ये भी आकारांत स्त्रीलिंग है। लता शब्द क्या है? आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसको भी फिलिंदी ब्लैंक्स के माध्यम से दिया गया है। तो इसको कैसे पूरा करना है वो आप देखिए। जैसे बालिका शब्द रूप अभी मैंने बोल के बताया है, उसी तरह से लता शब्द रूप होगा। जैसे प्रथमा के अंदर लता, लते, लता, ये तो इन्होंने पूरा दे रखा है। अब उसके बाद द्वितीय के अंदर देखिए लताम एक वचन दे करके द्विवचन और बहुवचन को खाली छोड़ दिया है। तो यहाँ क्या बनेगा? फिर क्या आएगा? लते, लताः। द्वितीय के अंदर पूरा क्या बनेगा? लताम, लते, लताः। तृतीय के अंदर लतया, लताभ्याम, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आएगा लताभिः। और चतुर्थी के अंदर लतायै, फिर फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर लताभ्याम, लताभ्यः। पंचमी के अंदर लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः। षष्ठी के अंदर लतायाः, लतयो, लतानाम। सप्तमी के अंदर लतायाम, लतयो, लतासु। फिल इन द ब्लैंक्स में द्विवचन में और बहुवचन में क्या आएगा? सप्तमी में लतयो, लतासु। संबोधन के अंदर हे लते, हे लते, हे लता। अब इसमें देखिए आपको थोड़ा सा लर्न करने में इजी रह जाएगा। जो प्रथमा और द्वितीय है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति हैं, इनमें द्विवचन और बहुवचन सेम होते हैं।
प्रथमा द्वितीय के अंदर द्विवचन और बहुवचन सेम होते हैं, और तृतीया चतुर्थी पंचमी इनके अंदर द्विवचन एक जैसे होते हैं। किस किस में? तृतीया चतुर्थी पंचमी विभक्ति के अंदर द्विवचन सेम होते हैं, ठीक है। और चतुर्थी पंचमी के अंदर ये तो पुल्लिंग में भी होते हैं और स्त्रीलिंग में भी होते हैं। जो मैं बोल रही हूँ ये लताभ्याम, ये तृतीय विभक्ति चतुर्थी और पंचमी सेम होते हैं। ये अकारांत में भी होते हैं और आकारांत में भी होते हैं। उसके बाद जो चतुर्थी और पंचमी बहुवचन है वे भी दोनों में एक समान होती हैं, अकारांत में भी और आकारांत में भी। उसके बाद आकारांत के अंदर क्या आएगा? लताया पंचमी के अंदर जो आएगा वही षष्ठी के अंदर आएगा। पंचमी और षष्ठी विभक्ति के अंदर एक वचन में एक जैसा आएगा, लताया लताया, ये है आकारांत। आकारांत के अंदर पंचमी और षष्ठी दोनों सेम होंगे, और आगे षष्ठी और सप्तमी के अंदर लतियो द्विवचन के अंदर दोनों एक जैसे होंगे। ये अकारांत में भी और आकारांत में भी एक जैसे होते हैं। षष्ठी सप्तमी विभक्ति के अंदर द्विवचन में अकारांत और आकारांत में दोनों में एक जैसे होते हैं। अब इसी के समान शब्द दे रखे हैं लता और बालिका के समान, कन्या, महिला, माला, कक्षा, विद्या आदि। कन्या, महिला, माला, कक्षा, विद्या ये किसके समान बनेंगे? बालिका और लता के समान। बालिका और लता के समान बनेंगे। जैसे कन्या, महिला, अब हम देखते हैं कोई से का, चलो महिला का देखते हैं। महिला, लता की जगह क्या आएगा? महिला। एक वचन, प्रथमा एक वचन में महिला, द्विवचन में महिले, बहुवचन में महिला। द्वितीया में क्या बनेगा? महिलाम, महिले, महिला। तृतीया में महिलया, महिलाभ्याम, महिला भी। चतुर्थी में महिलाएं, महिलाभ्याम, महिलाभ्य। पंचमी में महिलाया, महिलाभ्याम, महिलाभ्य। षष्ठी में महिलाया, महिलयो, महिलानाम। सप्तमी में महिलायाम, महिलयो और महिलासु। और संबोधन में हे महिले, हे महिले, हे महिला। बना है ना लता और बालिका शब्द रूप की तरह, समझ आ गया? तो ये समान शब्द वाले जो भी दे रखे हैं ये 5 शब्द रूप हैं। आपने इनको बालिका और लता के समान बनाने हैं, और संस्कृत की प्रैक्टिस नोटबुक में इनमें से आपने लिख करके देखने हैं। जैसे बालिका शब्द रूप को लर्न करोगे, लता को लर्न करोगे, इनके लर्न करने के बाद इन्हीं की तरह आपने इनमें से भी चाहे सारे बना लो, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कम से कम 3 तो 5 में से 3 तो आप प्रैक्टिस नोटबुक में इनको लिखने की प्रैक्टिस करो कि किस प्रकार से शब्द रूप बनेंगे। द्वितीय एक वचन में क्या बनेगा, बहुवचन में क्या बनेगा, एक वचन में क्या। इस प्रकार से आपको ये बनाने की प्रैक्टिस करनी है। और जब आप लर्न करोगे तो लर्न करके लिखने की प्रैक्टिस आपने बार बार करनी है, नहीं तो ये आपको याद नहीं रहेंगे बेटा। एग्जाम टाइम में फिर आपके मार्क्स कटते हैं, तो आपको अच्छे से इनको याद करना है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि शायद आप सभी को समझ आ गए होंगे। तो आप इनको अच्छे से लर्न करना, और नेक्स्ट क्लास जब लगेगी तो तब तक आपको ये अच्छे से लर्न होने चाहिए, और प्रैक्टिस करनी है अपने प्रैक्टिस नोटबुक के अंदर। आकाश सर, आकाश